पहला प्रश्न आपका, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा V.S. मिन्हास, ऑप्शन ए। अगर बात करें हम लोग की प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुआ था। गोर्नर मिडल का एशियन ड्रामा पुस्तक है और अमर्त्य सेन जो है द्वारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। डेविड रिकार्डो ने लगान सिद्धांत दिया था। अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक होम इन द वर्ल्ड है और डेविड रिकार्डो द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। और हम बात करें, देखिए एक प्लान्ड इकोनॉमी है, तो प्लान्ड इकोनॉमी के लेखक एम विश्वेश्वरैया जो है वही इसका माने एम विश्वेश्वरैया आपका प्लान्ड इकोनॉमी के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो 2 का डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम उष्मा विद्युत का सुचालक होता है और एल्युमिनियम हैलोजन से संयोग कर हैलाइड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप आपका लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप का आकार घोड़ा के नाल के समान है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित हुआ है और नेत्रानी द्वीप कोरल निर्मित दिल के आकार का है। इसे कबूतर द्वीप भी कहते हैं। यहाँ जय बजरंग बली मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ यह द्वीप कर्नाटक के भटकल जिले के प्रशासन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये आपका एलपीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलपीजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें हम लोग प्रोड्यूसर गैस की, तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है। मार्स गैस को मीथेन भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। जल गैस का रासायनिक सूत्र कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी चेंज द इनडायरेक्ट, मन चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इसको क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। He told me not to disturb him. He told me not to disturb him. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चेंज द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। आई डिसलाइक हर, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आई डू नॉट लाइक हर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मजमूदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, इसको आपको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मजमूदार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजमूदार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द एंटोनाइम ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब एंटोनाइम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का एप्रिसिएट हो जाएगा। एप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करना और क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करता, तो एप्रिसिएट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द साइन ऑफ बीजी। बीजी का मतलब, बीजी जो है इसका साइन ऑफ बताना है, तो बीजी है तो एक्टिव है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यहाँ पर गणित के प्रश्न आ गया, तो 11 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का 12 आंसर आएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 की बात करें तो 13 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 14 नंबर प्रश्न की तो 14 का डी हो जाएगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न की तो 15 का बी हो जाएगा। यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 16 का, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके तो उसको क्या कहते हैं? तो 16 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर दुष्प्राप्य कहा जाता है। क्या कहलाता है? दुष्प्राप्य। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है, इसको बताना है। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, मानसरोवर। मानसरोवर कहते हैं। नेक्स्ट है कि नगर शोभा किसकी रचना है? तो 18 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहीम की। नगर शोभा किसकी है? रहीम की। नेक्स्ट है बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो 19 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रहीम की। किसकी है? रहीम की। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चंद्रगुप्त, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो 20 का बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते, क्योंकि 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बात कर ले इसके बारे में, तो उष्मा की बुरी चालक होने के कारण मिट्टी वाले घर में गर्मियों में बाहर से उष्मा अंदर नहीं आ पाती है तथा जाड़ों में उष्मा घर से बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण यह आरामदायक होता है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के कारण ही पंखा की हवा से शरीर के पसीने के सूखने पर ठंडक का अनुभव होता है। वाष्पीकरण के लिए इसमें आवश्यक ऊष्मा शरीर से ली जाती है। गर्मियों में घड़े या सुराही में पड़े पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। एक निश्चित द्रव के वाष्पन की दर निम्नलिखित कारणों को पर निर्भर करते हैं, जैसे द्रव का ताप, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल और वाष्प निकासी दर। उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि रुद्धोष्म परक्रम में माने रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हमेशा शून्य होता है। बात करें जब कि सुषमा गति निकाय में इस प्रकार परिवर्तन होता है तो इसके और परिवेश के उस बीच ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता है। इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। समतापी परिवर्तन में समताप तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 का नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है, तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अनुनाद किसका उदाहरण है, तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रणोदित दोलन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बलों की कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, इसे अनुनाद कहा जाता है। अब बात करें अनुनाद के कारण ही तानसेन के गाने से कांच टूट जाती थी, कदम ताल करते सैनिक के पुल से गुजरने से पुल टूट जाता था, रेडियो का मीटर घुमाकर बजाना माने इसी सिद्धांत पर आधारित था। अब बात करें हम लोग कुछ विभिन्न ध्वनि है और उस कितना तीव्रता चाहिए इसके बारे में बताया। जैसे फुसफुसाने के लिए 20 डेसिबल होता है, हथौड़ा पीटने के लिए 80 डेसिबल, तूफान आएगा 100 डेसिबल और हॉल के अंदर ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं आप 120 डेसिबल पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगे होती है, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अनुदैर्ध्य तरंगे जो है माध्यम के समानांतर गमन करती हैं, और बात करें हम लोग यह संपीड़न विरलन के रूप में गमन करती हैं। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। इन तरंगों को सबसे पहले गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया गया था, जब कुछ पदार्थों जैसे क्वार्ट्ज एवं जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टलों पर प्रत्यावर्ती धारा आरोपित की जाती है तो यह तरंग उत्पन्न होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़, डॉल्फिन जैसे जंतु इसे सुन सकते हैं। किसको? जो बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपका मनुष्य प्राश्रव्य तरंग नहीं सुन सकते हैं, और मनुष्य केवल श्रव्य तरंग सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका डॉपलर प्रभाव किसके किसके लिए लागू होता है, 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश दोनों के लिए लागू होता है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इस घटना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति पर निर्भर करता है, जबकि प्रकाश में यह अपेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता है। जब स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी में कमी आती है तो ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है, जब दूरी में वृद्धि होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में घटती है। डॉपलर प्रभाव द्वारा ब्रह्मांड के विस्तार को सिद्ध किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव के कुछ उपयोग है, जैसे वायु में उड़ते वस्तु का वेग का अनुमान लगाना, कृत्रिम उपग्रहों की गति का पता लगाना, तारा एवं गैलेक्सी की गति का अनुमान लगाना, रडार से उड़ते विमान को तरंगे भेजना। डॉपलर प्रभाव निम्न पर लागू नहीं होता है, जैसे कि जब स्रोत एवं श्रोता दोनों विराम में हो, जब सिर्फ माध्यम गतिमान हो, जब स्रोत तथा श्रोता इस प्रकार गतिमान हो कि दोनों के बीच दूरी नियत हो। स्रोत एवं श्रोता एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं थे, आपका ऐसा यूनिट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 सहायक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन है? तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थों की मात्रा का मोल होता है। और एसआई के 2 सहायक मात्रक जैसे समतल कोण का रेडियन होता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, एफपीएस पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाता है, सीजीएस पद्धति गाउसियन पद्धति कहलाता है, एमकेएस पद्धति मीट्रिक पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन होता है? आपका फर्मी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा मात्रक है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग, तो निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत बता रहा है? तो द्रव्यमान के संबंध में गलत कुछ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ताप, दाब या स्थान वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि यह नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान के निम्नलिखित गुण हैं, जैसे यह पदार्थ का आधारभूत गुण होता है, यह जड़त्व पर निर्भर करता है, यह स्थान विशेष पर निर्भर नहीं करता है, यह पदार्थ का यांत्रिक गुण है जो बताता है कि पदार्थ किस प्रकार अपनी प्रकृति पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान के कुछ मात्रक हैं, जैसे चंद्रशेखर सीमा, एएमयू, स्लग आदि। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। परमाणु या आणविक द्रव्यमान को एएमयू में बदलते हैं और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.5 गुणे सूर्य का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि भार शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, द्रव्यमान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बात करें हम यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देते वस्तु के द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान उसका अपना स्वतंत्र गुण होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन से भार परिवर्तित होता है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण अगर पृथ्वी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो घटेगा, और ध्रुव पर जी का मान महत्तम रहता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने किया था? 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेत थी। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी बदलकर कल्याणी को बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छौ था और विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण ने किया था। इसमें विक्रमादित्य छौ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य की गजेटियर कहा है? तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासिर ए आलमगीरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। मासिर ए आलमगीरी पुस्तक के लेखक साकी मुस्तैद खान है। आईने अकबरी जो अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईने अकबरी में मुगल प्रशासन का डेटा विस्तृत रूप से मिलता है। आलमगीर नामा की रचना काजिम सिराजी ने किया था। नुस्खा ए दिलकुशा की रचना भीमसेन ने किया था। इसमें औरंगजेब के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत के राष्ट्रपति किनको नियुक्त करते हैं, हम आज बता रहे हैं। जैसे आपको भारत का प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को भी नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी पद को भी ये भी नियुक्त करता है। राज्य के मध्य संबंध के लिए अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, भाषा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, भारत के राजदूत एवं अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इतना सब लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची। राज्य सूची के विषय में तो राज्यपाल ने बोलेगा। यहाँ पर देखिए, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल राज्य सूची और समर्थित सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के उपबंध द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश सत्र तब जब चल रहा हो उस समय नहीं जारी किया जाता है। अध्यादेश को संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है और अध्यादेश अधिकतम 7.5 माह तक लागू रह सकता है। संसद के बिना अनुमोदन के माने 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 46 माने 146 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम लोग मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति उनकी न्यायिक स्वतंत्रता को स्पष्ट करती है। अनुच्छेद 146 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 121 यह प्रावधान करता है कि न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के लिए संदर्भ में किए गए आचरण एवं संसद में बहस नहीं की जाएगी, महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब संसद को अनुच्छेद 138 से 139 तथा 134 के 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाने की शक्ति तो दी गई है, किंतु कम करने की नहीं दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? और 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्बल। क्या हो जाएगा? मार्बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटामॉर्फिक चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से केंद्रीय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान क्या है? तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। अवसादी चट्टान क्या है? तो यह चट्टानें परतदार होती है, इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला के लिए बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये राजस्थान का है नेजा लोक नृत्य। नेजा नृत्य मुख्यतः भील तथा मीणा जाति के लोग होली के समय डंडा रूप कर यह नृत्य करते हैं। धूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, गोग, घुड़ला आदि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नौरानी, दीवारी सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। कुमी, कुल्लटम, कांवड़ी, करगटम, कुंभी, देवरतम आदि तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। बिहार का लोक नृत्य जैसे जोगिड़ा नृत्य, लौंडा डांस, विदेशिया, झिझिरा, जमुरी डांस, इतना सब बिहार के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो धोबिया नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, रास नृत्य, ख्याल नृत्य, झूला नृत्य इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करते हैं? अनुच्छेद 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात करें हम लोग अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया गया हो। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर खर्च व्यय पर टैक्स लगाने का निषेध करते हैं, शुल्क लगाने का नहीं। राज्य किसी धर्म विशेषता को उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देने हेतु खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने तथा हिंदू शब्द में जैन, सिख तथा बौद्ध धर्म सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। बात करें नाइट्रोजन को छोड़ सभी उपवर्ग भी के तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन होता है। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। अमोनिया में अमोनियम लवणों के रूप में भी नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है? तो देवी सरस्वती का है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भोज था। राजा भोज भोजपुर झील का निर्माण भोपाल के पास बनाया था, भोजपुर झील। और राजा भोज के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में निर्माण कराया गया था। भोजपुर नगर की स्थापना का श्रेय राजा भोज को दिया जाता है। सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली। संथाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही शामिल थी। अन्य भाषाएं संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और सिंधी जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 3 से 43 के क जो उपबंध करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होगा। किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 3 से 43 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, कॉलेरा बैसिलस की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीका लगाने की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने किया था। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल के धात्विक घटक हैं। 43 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बात करें, कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें घुले लवण स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड तथा सल्फेट लवण के घुले रहने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अशोक कुमार और विपुल अनिकांत। बात करें इनके बारे में तो कितना 44 का हो गया ना, तो अब 45 का देख लेते हैं। 45 का है कि प्राय ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, और मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। ये तो सही बात है कि ये तो सत्य कथन है, मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें, ऋणी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाने से वस्तु के रूप में उन्हें कम भुगतान करना पड़ता है, जबकि ऋणदाता को हानि होती है। आरबीआई द्वारा कोर इन्फ्लेशन की गणना में केवल इस प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मूल्य में स्थायित्व दर्शाते हैं, यानी गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति एक सीमा तक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा के तुलना में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति में लेनदार को घाटा उठाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, हम क्या निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो 46 नंबर है, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लोगों के बैंकिंग आदतों में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से वैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा का स्टॉक के अनुपात में है। मुद्रा गुणक होता है M/H, यहाँ M से तात्पर्य मुद्रा का स्टॉक और H से शक्तिशाली मुद्रा है। चूंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। और जनता की बैंकिंग आदतों की वृद्धि के साथ साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? वैध मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी नोट। क्या होता है? करेंसी नोट। भारत में एक रुपया का नोट और सिक्का छोड़कर बाकी मुद्रा आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन है। तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अनुच्छेद 98 के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय का प्रावधान है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। स्पीकर के देखरेख में लोकसभा सचिवालय का कार्य करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने से पूर्व तक रिक्त नहीं करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो 49 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की समय सीमा का अनुभव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। और धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित सामान्य विधेयक जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होता है। पहला विकल्प है कि राष्ट्रपति सामान्यतः विधेयक की स्वीकृति दे ही देता है, और दूसरा है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है या विधेयक को स्वीकृति के लिए अपने पास रख लेता है, और अपने पास रखने वाले को हम लोग जेबी वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत आपका हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? अनुच्छेद 1909। ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1909 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मार्लियामेंटो सुधार वाला है, तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लियामेंटो द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का
अधिकार उपलब्ध कराया गया था। भारतीयों को सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर पूर्ण वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार सुधार के नाम से जाना जाता है और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करना है। आपका भ्रंश का बनना, किसी भ्रंश के साथ गति, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव या शैलों का बलन। तो आपका 51 का ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका चारों सही है। और बात करें हम लोग कि भूवैज्ञानिक परिघटनाओं के कारण भूचाल आते हैं, भ्रंश का बनना, किसी भ्रंश के साथ गति, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव और शैलों का बलन। पृथ्वी की संरचना का ज्ञान हमें भूकंपों के अध्ययन से होता है और पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा जाता है। एक जो इसको पपड़ी बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, दूसरा आवरण और तीसरा केंद्रीय भाग। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट यानी पपड़ी कहते हैं। यह अंदर की तरफ लगभग 34 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। मेंटल, जिसमें आपका 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना होता है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र की कोर, जिसको केंद्रीय भाग कहते हैं, यह क्षेत्र निकेल फेरस का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है। 52 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। 52 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें राष्ट्रीय आय समिति का गठन स्वतंत्र भारत में 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एनएसओ करती है और राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः निम्न कीमतों पर की जाती है, जैसे कि चालू प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। सी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना भारत सरकार के संकल्प जून 2005 के अधीन 2006 में किया गया था और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2019 में किया गया है, जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ भी शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस आपका 15 जुलाई को मनाते हैं। 15 जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को आप जानते ही हैं। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। क्या नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। आपका सूती जो है आपका कम आग पकड़ता है। देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूती जो है कम आग पकड़ता है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है और रेयान सेलुलोज से निर्मित होता है। प्रथम मानव निर्मित संश्लिष्ट रेशा नायलॉन है। प्लास्टर एक कृत्रिम रेशा है जिसका निर्माण ईस्टर के बहुलीकरण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आपका आयोडीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आयोडीन एक ठोस अधातु है। यह बैंगनी रंग का होता है जिसमें धातुएं चमक होती हैं। यह मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन यौगिक के रूप में पाया जाता है। लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि उद्योगों में, यहाँ पर देखिए उद्योगों में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है। तो यहाँ पर स्टायरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाएगा 56 का ऑप्शन डी। यहाँ पर एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिलीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें उद्योगों में पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है और उच्च ताप एवं दाब पर एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसका उपयोग बैग बनाने में किया जाता है, बैग BAG। और उच्च ताप एवं दाब पर टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन में बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में अम्ल या क्षार को रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी होता है। आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन को वायु विज्ञान ये एक्जो साइंस कहते हैं और निचली परत का अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। और वायुमंडल के जलवाष्प में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी CO2 जलवाष्प एवं धूलकण है। नेक्स्ट है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि। 58 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वैल्यू को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वायरस। क्या है? वायरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम है और कालाजार का कारक लिस्मानिया डोनावानी परजीवी है। डेंगू ज्वर का वाहक एडिज मक्खी है, एडिज मच्छर जिसको बोलते हैं। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या जो है तीव्र रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, थैलेसेमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह आपका रुधिर, ब्लड ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यह ब्लड को प्रभावित करते हैं, ये रुधिर शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है और रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वह किस किस के बीच था? ये कलकत्ता और आगरा के बीच था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। बात करें डलहौजी ब्रिटिश सरकार के विस्तार करने वाले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल में से एक था। डलहौजी ने भारत में अनेक निर्माण कार्य किए था जिसमें रेलवे का परिचालन उसकी महानतम देन मानी जाती थी और रेलवे की परिचालन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अधिकतम प्रशासनिक और व्यापारिक लाभ पहुंचना था, लेकिन इससे भारत के एकीकरण, विकास और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसी कारण कार्ल मार्क्स जो ब्रिटिश नीति का कटु आलोचक था, उन्होंने रेलवे के परिचालन को भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह कहा था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक कार्यकाल था, राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी एवं 1854 ईस्वी में नागपुर और 1855 में करौली राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1855 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी और 1851 में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी और डलहौजी के कार्यकाल में ही बम्बई और ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकम टैक्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय जो टोल्स अधिनियम है 1864 में लाया गया था और आयकर 1860 ईस्वी में भारत में लिया गया था और आयकर केंद्र और राज्य के बीच बंटा जाता है और कृषि पर आयकर केवल राज्य सरकार लागू कर सकता है। भारत में प्रगतिशील कर नीति है और आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? मैंने कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या है? 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार पर विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए आपका पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और इसके बारे में बात करें, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद होता है और भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा राज्य के हैं। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य का है। विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कतर है, दोहा कतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? यहाँ पर नाद स्वरम जिसको बांसुरी बोलते हैं, ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है? तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आधिकारिक आरक्षित लेन देन। नेक्स्ट है कि कार्बन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इनके बारे में कि कार्बन अष्टक प्रदान करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी करता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध बनाने वाले अणुओं के भीतर जो तो प्रबल आबंध होता है परंतु इनका अंतराणविक बल कमजोर होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों का क्वथनांक गलनांक कम होता है। सहसंयोजिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं और कार्बन अधात्विक तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 यानी वर्ग 14 और आवर्त 2 में स्थित होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए किस जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले के वर्ष का सबसे छोटा जून भी 21 जून है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम लोग की 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। विषुवत पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्ववर्त दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा संक्रांति कहलाती है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से ऐसा एल्कोहलीय पेय में एल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो यह बताना 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम। क्या हो जाएगा? रोम जो आपका सबसे ज़्यादा एल्कोहली पेय पदार्थ होता है और इसमें एल्कोहल का प्रतिशत जो होता है वो 37 से 80% होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम लोग की विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन स्रोत जैसे गेहूं, गन्ना, अंगूर इत्यादि के किण्वन से शराब तैयार किया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से उपपचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही समन्वय की जो कमी, मानसिक दुविधा, भाव शून्यता, सामान्य अंतर्बोध की कमी इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। और एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकते हैं। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बन जाते हैं तथा मेथनॉल के प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने हेतु इसमें मेथनॉल मिला देते हैं जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाता है। और एल्कोहल की पहचान करने के हेतु इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंध रखते थे? तो 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शाही गंगवंश से संबंध रखते थे। बात करें हम लोग कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस मंदिर के दीवारों पर भी अश्लीलता का चित्रण होता है। रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। रथ मंदिर को तट मंदिर, एकास्मक मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और देखते होते हैं दौड़ने वाले धावक जो होते हैं तत्काल ऊर्जा के लिए आपका ग्लूकोज पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। अब बात करें हम लोग, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य होता है। शरीर में भोजन संचय के समान कार्य करना ये भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना तथा अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में कार्य करना भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। और विटामिन सी का निर्माण करना भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। और जंतुओं के बाहरी कंकाल का निर्माण करना भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजू की आय 20% माने व्यय से 20% अधिक, यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, कमी होगी? तो 71 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 10% बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 72 की बात करें तो 72 का ऑप्शन बी आपका 15 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 73 का, तो 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 की बात करें, 74 का 5% आपका करेक्ट आएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में 1 को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो 75 का बात करें, 75 का ऑप्शन बी आ जाएगा, 6 आंसर सही है। नेक्स्ट है कि मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी की। बात करें मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त पंक्ति दिनकर जी की है जिसमें वो कहना चाहते हैं कि संसार के मानचित्र पर जो भारत मिलता है वह केवल एक भौगोलिक रूप है। भारत को केवल भूमि पर नहीं बल्कि मनों में स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट की निम्न में से कौन सी दलहनी फसलों जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं? यहाँ पर बताना है 77 का ऑप्शन हो जाएगा, राजमा चावल राजमा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमा एक ऐसी दलहन फसल है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले एक एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है। और लेंगियोम पौधों के जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियन सहजीविता दर्शाता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और इसके अंतर्गत ये नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के नाइट्रेट में बदलकर उसे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। लेग्यूम परिवार के ऐसे पौधे जिनके बीज खाने योग्य होते हैं दलहनी फसल वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तथा 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा डेंगू। 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा डेंगू। और इसका वाहक मादा एडिप्टी मच्छर होता है और इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। मलेरिया, पेचिश, पायरिया, कालाजार तथा निदारा रोग आदि प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिक ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो इजराइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और बात करें इजरायली वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म तथा एक के स्टेम सेल से एक चूहे का जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि सम्मति,
क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन ए हो जाएगा सत धनमती यानी सन्नमति, सत धनमति, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रजनामा, रजमनामा। तो 81 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत का रजमनामा। अब बात करें रजमनामा युद्ध की पुस्तक नाम से फारसी में अनुवाद महाभारत का किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान आदि ने किया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। और बात करें पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था। मौलाना मुल्ला शाह ने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी था। रामायण का फारसी में अनुवाद नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान आदि ने किया था। रजमनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। अकबरनामा अबुल फजल इतिहास की पुस्तक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो आपका तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82 का बी हो जाएगा। बात करें भू जल स्तर के काफी नीचे चले जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार की योजना हर घर नल जल को अब केंद्र सरकार तरजीह दे रही है। और भारत की कृषि अधिकारिता वर्षा जल पर निर्भर करती है। भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था। जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार ने 26 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 83 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1981। 83 का हो जाएगा 1981। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना 1981 से प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 2 योजना 1981 से 85 के मध्य चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसान को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता किया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध एवं उससे संबंधित निर्मित उत्पाद से हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? सन 1972 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें एलओसी का निर्धारण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता 1972 में किया गया था। भारत पाकिस्तान से 1947, 48, 1965 और 1971 में युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान से 3 युद्ध, जैसे 1947, 48 में हुआ था, 1965 में हुआ था और 1971 में हुआ था। 1999 में अघोषित कारगिल युद्ध हुआ था और 10 जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्देशित होता था? तो आपका सिक्का है, क्वाइन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। इल्तुतमिश इल्बरी जाति के तुर्क था। वे मोहम्मद गोरी का गुलाम एवं ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो है प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और अंतरिम सरकार में रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा यानी डिफेंस का कार्य करता है? तो 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा, WBC श्वेत रक्त कोशिका। बात करें श्वेत रक्त कण का आकार रचना अमीबा के समान होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण में केंद्रक रहता है और श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य शरीर को रोग के संक्रमण से बचाना होता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का अमुक्त मालदा किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका तेलुगु भाषा में लिखा है। और इसके बारे में बात करें कि जो तुलु वंश का महानतम शासक कृष्णदेव राय था वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का युग मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा किया था। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदा एवं संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना किए थे।
नेक्स्ट है कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईना अकबरी कहा जाता है? तो 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय भाग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आईने अकबरी में मुगल प्रशासन का आंकड़ा एकत्रित है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किया है। अकबरनामा में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया गया है। अबुल फजल ने मनसाबदारी के 66 प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें से वे केवल 33 प्रकारों का प्रयोग होने का भी उल्लेख किया है। अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम शेख मुबारक था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? 1906 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बात करें 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत किया था। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। बनारस अंग्रेज जो बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन जो में स्वदेशी का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य का झंडा भी फहराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहां प्रारंभ किए जा सकते हैं? मतलब संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग इसके बारे में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित चर्चा है। अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोलने और उससे कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन सदस्य सदन का या उस समिति का नहीं होने पर उस सदन में मत देने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इंदौर में मनाया गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ 93 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें हम लोग कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 जून को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विरोधी दल काला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा राजनीतिक कारणों से लगा दी गई थी, इसीलिए 25 जून को कांग्रेस पार्टी विरोधी दल काला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जावेद अख्तर जादूनामा के लेखक हैं और इस पुस्तक का विमोचन अरविंद मंडलोई द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मर्च चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका बिहार पश्चिमी चंपारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बेलो डॉन ऑफ। डॉन ऑफ का यहाँ पर इडियम बताना है, तो 97 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉन ऑफ मतलब थका हुआ, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन डी यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एटोनमेंट फॉर सिंस, यहाँ पर 98 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेपिटेंस मतलब आपका रेपिटेंस मतलब ही पश्चाताप होता है, एटोनमेंट का मतलब ही वही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यहाँ पर आर्टिकल लगाना है, बढ़िया आर्टिकल लगाना है, तो वी ड्रिंक, तो क्या यहाँ पर नो आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा। ये ड्रिंक के साथ ये कुछ भी नहीं लगाते हैं। यहाँ पर 100 का क्या 100 का भी डी हो जाएगा, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फाल्सो ओडियोस यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का सब कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपका, यहाँ पर थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आया था जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा इस वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।